नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं निवेश की ABCD। जैसा कि शो का नाम है, आप समझ ही गए होंगे। इस शो के ज़रिए हम चाहते हैं कि आप अपने निवेश पोर्टफोलियो को अच्छे से बनाएं और साथ ही मुनाफे का तड़का उसमें और बढ़ाएं। और ये हम कैसे करते हैं? हर वक्त शो में हम एक ख़ास मेहमान को बुलाते हैं जो आपको निवेश के नुस्खे देता है और किस तरह से मुनाफा आप कमा सकते हैं, इसकी रणनीति आपको बताते हैं। आज हमारे साथ शो में एक बार फिर से बेहद ख़ास मेहमान श्री दत्ता भंडवलदार, हेड ऑफ इक्विटीज़ कैनरा रोबेको AMC हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री दत्ता, बहुत बहुत धन्यवाद शो पर शरीक होने के लिए। आज स्वागत है आपका और नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आपको। जैसा कि पहला सवाल मेरे ख्याल से हर कोई आपसे अब तक पूछ ही रहा होगा कि 2023 किस लिहाज से आपको अहम लग रहा है, किस तरह के ट्रिगर्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये सवाल इसीलिए भी आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि जिस तरह से हम FII-DIIs का इंटरेस्ट और उसमें भी उतार चढ़ाव देख रहे हैं, अब 2023 इस लिहाज से आपके लिए कितना अहम है या किस तरह के ट्रिगर्स आप समझना पसंद कर रहे हैं? धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग अस ऑन द शो, और आपको भी और आपकी पूरी टीम को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम लोग 2023 की बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हमें कि ये कंटिन्यूएशन रहेगा 2022 का, क्योंकि जो एस्पेक्ट्स थे जिन्होंने 2022 में एटलीस्ट सेकंड हाफ में जो छाए रहे, जैसे कि ग्लोबल इन्फ्लेशन और उसके लिए जो बेसिकली फेडरल रिजर्व ने और बाकी सेंट्रल बैंक्स ने जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बहुत फास्ट तरीके से बढ़ाए, उसके लिए उसका कंटिन्यूएशन, वो जो फैक्टर रहा क्रिटिकल टू एक्चुअली रिड्यूस द ग्रोथ और इन्फ्लेशन भी उसके लिए कंट्रोल में लाने के लिए जो चीजें की गई, उसका कंटिन्यूएशन अभी भी लग रहा है। जबकि ऐसा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा एट द मार्जिन कम हो रहा है, बट उसका पेस अभी भी डिटरमाइंड नहीं है। तो सेंट्रल बैंक्स जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बनाए रखेगी, तो वो एक एस्पेक्ट अभी भी रहेगा। नाउ ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब तक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा, इसका मतलब ये है कि बेसिकली सेंट्रल बैंकर्स ट्राई कर रहे हैं कि ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे होता है, क्योंकि आप जब ग्रोथ कम करने का ट्राई कर रहे हो, सो वो ग्रोथ आपके अर्निंग्स में, कंपनीज की ग्रोथ में, इकोनॉमी की ग्रोथ में ट्रांसलेट होता है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन है 2022 का, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक। और इसीलिए आपको ये वॉलेटिलिटी दिख रही है मार्केट में, बीट डोमेस्टिक मार्केट, बीट द ग्लोबल मार्केट्स, आपको काफी सारा वॉलेटिलिटी दिख रहा है। और यही रीजन था कि सिंस ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ स्लो डाउन होगा बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, तो आपका इक्विटी मार्केट्स जो है, एटलीस्ट लास्ट ईयर आप अगर देखोगे तो डेवलप मार्केट्स, चाइना अच्छा खासा अंडर परफॉर्म किया इंडिया को, ऑलमोस्ट 15 से लेके 25% तक अंडर परफॉर्म किया इंडिया को। इस साल ऐसा लग रहा है कि शायद वो अंडर परफॉर्म नहीं करे, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। हम लोगों ने उतना पेन नहीं लिया है। उसका ये भी रीजन है क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटिवली काफी ज्यादा रेजिलियंट है। हमारा ग्रोथ रेट्स एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ दीज अदर इकोनॉमीज इज फेयरली गुड। हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट जनरली अच्छे हैं, बैंकिंग सिस्टम बहुत हेल्थी पेस में है। तो ये सब एस्पेक्ट्स जो लास्ट ईयर सेकंड हाफ में थे, आई थिंक वो कंटिन्यूएशन रहेगा। प्रॉब्ली सेकंड हाफ ऑफ 2023 वुड बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि तब तक शायद ऐसा अनुमान है इस वक्त कि बेसिकली इन्फ्लेशन आपका थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा। ग्रोथ डिसलरेशन जो डेवलप वर्ल्ड में होना था वो हो चुका होगा। तो उसके बाद में एटलीस्ट जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, और उसके साथ साथ मेरा यह अनुमान है कि एनर्जी प्राइसेस और थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ स्लो डाउन होगा तो डिमांड कम होगा, तो आपका एनर्जी प्राइसेस भी कम होगा। और ये सब अगर फैक्टर्स होंगे तो डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए एटलीस्ट, और बाय दैट टाइम अगर मार्केट ऐसा ही कंसोलिडेट होता रहा, जैसे अगर देखोगे मार्केट को, तो मार्केट ऑलमोस्ट 1.5 साल से कंसोलिडेट हो रहा है 18,000 और 16,000 के बीच में। तो अगर मार्केट ऐसा ही कंसोलिडेट होता रहा तो वैल्यूएशन का भी जो बड़ा ओवरहैंग था, क्योंकि इंडिया रिलेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव था, वो भी धीरे धीरे करके चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। फर्स्ट हाफ में अभी भी वो वरीज है, फर्स्ट हाफ में अभी भी वोलेटिलिटी रहेगा। ऐसा एक इस पॉइंट इन टाइम लग रहा है, लुकिंग एट द फैक्टर्स।
ऑलराइट, लेकिन अब इस उतार चढ़ाव से बचने के लिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और ये मैं बेसिकली किन सेक्टर्स पर आप बुलिश हैं, या आपको लगता है कि सेक्टर्स जो इस पूरे साल कमाल कर पाएंगे उनके बारे में समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो पहला 6 महीना आपने कहा कि थोड़ा सा पेन हमें ज़्यादा दिखाई देगा, तो इस पेन में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो राहत दे सकते हैं? जब भी आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं तो किन किन सेक्टर्स पर फिलहाल दाव लगाया जा रहा है, कैसे उनको समझा जा रहा है, क्या कुछ आप बता पाएंगे? सो एक तो क्लियर है कि ये जो उतार चढ़ाव है उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट 2-3 साल में बढ़ गया है। उसका रीजन भी ये है कि काफी सारे चीजें हुई है लास्ट 3 साल में जो ऑलमोस्ट लास्ट 20 साल में नहीं हुए, जैसे कि इस टाइप का इन्फ्लेशन हमने कभी नहीं देखा था लास्ट 20 साल में। जो कोविड हुआ, जो 100 ईयर में एक वक्त हुआ है इवेंट। सो काफी सारे इवेंट है, जियो पॉलिटिक्स है, वॉर, इतना बड़ा वॉर जहाँ पे शायद वॉर इन इट सेल्फ इज नॉट लार्ज, बट जो पार्टीज इन्वॉल्व है बेसिकली रशिया और इन अ वे यूरोप एंड यूएस, ये नहीं हुआ था। तो ये जो उतार चढ़ाव है वो बढ़ गए है लास्ट 3 साल में, क्योंकि ये इवेंट जो है वो भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं। हैविंग सेड दैट, इन उतार चढ़ावों को बेसिकली कॉम्पनसेट करने के लिए, वॉलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए आप एक ही चीज कर सकते हो कि ये इस वोलेटाइल टाइम में, इस डिफिकल्ट टाइम में कहाँ पे ग्रोथ रेट रिलेटिव बेसिस पे, कहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ रिलेटिव बेसिस पे, कौन से सेक्टर्स में अच्छा है। और हम लोग वो जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी भी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए जो आपके एक्सटर्नली फोकस सेक्टर्स है, यानी जो आपका बेसिकली कमोडिटीज है, आपका आईटी है, आपका एनर्जी है, यहाँ पे शायद अभी भी थोड़ा सा ज्यादा अर्निंग्स पे प्रेशर या ग्रोथ पे प्रेशर रहेगा। जबकि जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है, और वो दिख भी रहा है कि बैंक्स में अर्निंग्स अच्छा है, इंडस्ट्रियल्स में रिलेटिवली अभी भी अर्निंग्स अच्छा होल्ड कर रहा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कुछ पार्ट अच्छा होल्ड कर रहा है अभी भी। ऐसा लग रहा है कि और एक इंक्रीमेंटल सेक्टर जो बढ़ा है इस पैक में, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अर्निंग्स थोड़ा सा रेजिलियंट रहेगा, वो रहेगा एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, और पार्टली फार्मा, डोमेस्टिक फार्मा एंड हॉस्पिटल्स। ये 3-4 इंक्रीमेंटल स्पेसेस है, जैसे बैंक्स, इंडस्ट्रियल्स और पार्ट ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी तो ऑलमोस्ट 3-4 क्वार्टर से जनरली अच्छा ही कर रहे हैं अर्निंग्स बेसिस पे, ग्रोथ बेसिस पे। बट ये जो बचे हुए सेक्टर्स है, जैसे हॉस्पिटल्स है, आपका होटल्स है, आपका कंज्यूमर स्टेपल्स यानी एफएमसीजी है, और डोमेस्टिक फार्मा है, आई थिंक ये सेक्टर्स जो है यहाँ पे अर्निंग्स काफी रेजिलियंट है। और हमारा रिसर्च टीम जनरली इन कुछ सेक्टर्स पे काफी फोकस कर रहा है। हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम जैसे आईटी जैसा सेक्टर है जो काफी जनरली कैश फ्लो जनरेटिंग सेक्टर है, और काफी स्टेबल सेक्टर है, बट जो कि एक्सेसेस हुए थे लास्ट ईयर, वो एक्सेसेस करेक्ट हो रहे हैं। तो probably at some point in time during second half you might again start looking at IT also. So ये सब चीजें हैं जहाँ पे ज्यादा फोकस है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि यहाँ पे अगले साल भर में अर्निंग्स या एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में अर्निंग्स कहाँ पे रेजिलियंट रहेगी, तो ऐसा लग रहा है कि वो फिनेंशियल्स, बैंकिंग सेक्टर में, स्टेपल्स में अर्निंग्स रहेगी, हॉस्पिटल्स, होटल्स, पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अर्निंग्स काफी रिलेटिवली स्टेबल रहेगी। तो ऐसे में श्रीदत्ता, आप मुझे ये बताएं कि किसी को अभी इक्विटी एलोकेशन में बदलाव करना हो तो क्या ये सही समय है मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा हैवी जाने का? क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, आंकड़े भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर इनफ्लो मिड कैप और स्मॉल कैप में फिलहाल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्विटी एलोकेशन में किस तरह से के बदलाव की सलाह आप देंगे? हमने जो देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में आपका रिटर्न डिफरेंशियल बहुत ज्यादा नहीं है। ऑफकोर्स टाइम टू टाइम इन अ शॉर्टर स्पैन, यानी कोई भी 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपको एक पर्टिकुलर एसेट क्लास, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, कभी लार्ज कैप, ये अच्छा करते दिखाई देता है। बट जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोग इस चीज पे मत फोकस कीजिए कि मेरा एलोकेशन ज्यादा मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, लार्ज कैप में। पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आंसर करना जरूरी है कि आपका जो सेविंग है वहां से इक्विटी में कितना एलोकेशन हो रहा है। आपका जो खुद का इक्विटी एलोकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न डिफरेंशियल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना नहीं स्टार्क होता है अनलेस यू काइंड ऑफ टाइम इट particularly well for mid caps and small caps. Having said that, why I am actually मैं
इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप लास्ट 10, 15, 20 साल ले लो तो ऑलमोस्ट 13 से 15% CAGR कंपाउंडिंग रिटर्न इक्विटी में बना है। तो इसलिए अगर आपका एनीवेयर बिटवीन 12, 13 से 15% तक अगर रिटर्न इस एसेट क्लास में बनता है, ओके, और वो सभी कैटेगरीज में बनता है, लार्जली मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एज अ कंबाइन, सो आपको कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज कर लेना चाहिए जो आपका रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से। अगर आप रिस्क अवर्स है तो थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप में जाइए, थोड़ा रिस्क टेकर है तो ज्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप में जाइए। बट आपका अलोकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो सेविंग है 100 रुपीज, उसमें से ज्यादा पैसा इक्विटी में ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस इन अ डिसिप्लिन मैनर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 10, 15 ईयर्स एटलीस्ट पास्ट डेटा ये है कि आप इन्फ्लेशन के ऊपर, इन्फ्लेशन 6-7% एवरेज होगा अपनी कंट्री में, आप एनीवेयर बिटवीन 5 to 7% एडिशनल रिटर्न परचेसिंग पावर बना सकते हो। तो वो ज्यादा क्रिटिकल है कि आप पहले पैसा अलोकेट कीजिए और आपका अलोकेशन बढ़ाइए। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचिए कि मैं मिड कैप में डालूं, स्मॉल कैप में डालूं, लार्ज कैप में डालूं एट दिस पॉइंट इन टाइम। जो मिड कैप और स्मॉल कैप में फिलहाल वैल्यूएशंस हैं, ये आपको कितने महंगे या कितने सस्ते लग रहे हैं? और जो मोमेंटम हम देख रहे हैं निवेश का जो बढ़ रहा है, क्या वो आपको इस साल और तीव्रता से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अग्रेसिवली बढ़ेगा, या आपको लगता है कि बस एक ये फेज है, हो सकता है कि ये मोमेंटम फिजल आउट हो जाए? नहीं, देखिए, जैसे अगर आप लंबा पीरियड लेंगे तो टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स का बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज होता है। बट मैंने ये देखा है कि जिस तरीके से रेगुलेटर ने इस इंडस्ट्री में काम किया है, जिस तरीके से एमफी और म्यूचुअल फंड्स ने इस इंडस्ट्री में काम किया है, काफी सारा इन्वेस्टर एजुकेशन हो गया है। इन्वेस्टर को भी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि अगर वो डिसिप्लिन तरीके से एसेट एलोकेशन पे और इक्विटी एलोकेशन पे अपना फोकस बढ़ाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका अच्छा खासा कंपाउंडिंग रिटर्न बनता है, डबल डिजिट। तो जो कि वो अच्छा खासा इनग्रेन हो गया है। तो जो इन्वेस्टर का एलोकेशन वोलेटिलिटी था, जो ये आप जो मंथली एसआईपी नंबर या मंथली इक्विटी इनफ्लो नंबर देखते हो, उसका वोलेटिलिटी भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जैसे मैं इस साल में देख रहा हूँ और पर्टिकुलरली लास्ट 2-3 महीने में नंबर थोड़ा कम हुआ है, और उसका रिटर्न, उसका रीजन टिपिकली मैंने ये देखा है पास में भी कि जब कोई भी जब भी टाइम आपका एक साल का रिटर्न रोलिंग बेसिस पे जनरली फ्लैटिश या निगेटिव हुआ है, जो न्यू इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो इन्वेस्टर्स लास्ट ईयर 1-2 साल में आए हैं, वो थोड़ा, उनमें थोड़ा जिटर्स आता है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे एलोकेशंस में करते हैं, तो उतना वोलेटिलिटी रहेगा। बट ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स काफी अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि इस एसेट क्लास में वोलेटिलिटी है, रिस्क कम है, वोलेटिलिटी ज्यादा है। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पैसा डिसिप्लिन तरीके से लगाते रहो तो आपका अच्छा रिटर्न भी बनता है। ये चीज काफी अच्छे तरीके से इनग्रेन हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये एलोकेशन जो एसआईपी बुक का आ रहा है 12-13 हजार करोड़ का, ये काफी स्टेबल रहेगा मीडियम टर्म में, क्योंकि ये जो 12-13 हजार करोड़ है, इसका मतलब साल भर में मोटा मोटा 1.5 लाख करोड़ रुपया लोग लगा रहे हैं मार्केट में। वो बहुत छोटा पार्ट है सेविंग पूल का, इंडियन हाउस होल्ड का। सो उतना जनरली एटलीस्ट स्ट्रक्चरली लगता रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ऐसे में खास सेक्टर्स मिड कैप स्मॉल कैप में जहां पर आपका इंटरेस्ट हो, या वो तमाम सेक्टर्स जो आपने शुरुआत में जवाब दिए उन्हीं को आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी देख रहे हैं? आई थिंक उन्हीं सेक्टर्स को हम लोग वहीं पे अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। ऑफकोर्स मिड कैप स्मॉल कैप हमारी जो स्ट्रेटेजीज है वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स भी होते हैं एडिशनली, जहाँ पे फोकस हम लोग करते हैं। बट जनरली अगर आप देखोगे तो वही सेक्टर्स है, जैसे ऑटो एंसिलरी एक है जो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में एडिशनल सेक्टर ओवर एंड अबव जो मैंने पहले बोले सेक्टर्स उनमें होगा। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस जो है, जो बाकी सेक्टर्स सेगमेंट्स में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कुछ अच्छी कंपनीज हैं। एक दो टेक्सटाइल कंपनीज अच्छी है इंडिया में। ये कुछ एडिशनल स्पेसेस है, बट काफी सारे सेक्टर्स आप देखोगे तो वहाँ पे वही रिप्लिकेशन होगा जो बेसिकली लार्जर या लार्जर मिड कैप्स में हो रहा है। थोड़ा सा कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इक्विटीज़ को हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो कुछ खास पसंद नहीं आता, और जब ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा गाज हमें गिरती हुई दिखाई देती है स्मॉल कैप पर। लेकिन ओवरऑल अगर इसी के चलते मैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर विस्तार से बात करना चाहूँ, तो कब से आपको लगता है कि धीमापन आता हुआ हम देखेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बढ़ती हुई ब्याज दरों से वो अछूते हैं, सबसे पहले इम्पैक्ट उन्हीं पर पड़ेगा और वही हम अर्निंग्स पर भी आता हुआ देखेंगे। एग्जैक्टली,
यू आर करेक्ट। इसीलिए मैंने इनिशियली बोला कि फर्स्ट हाफ एटलीस्ट लग रहा है कि वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि मार्केट पे कॉल आप जब लेते हो तो मार्केट पे कॉल लेना इसका मतलब आपके अर्निंग्स पे कॉल लेना है, अंडरलाइंग ग्रोथ पे कॉल लेना है। और जब आपका इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होते हैं, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, तो नेचुरली इकोनॉमिक ग्रोथ में मॉडरेशन आता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23 में आपका 7% जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया में, वो अराउंड 6 प्रोजेक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। इसका मतलब डिसलरेशन अर्निंग्स में एट द मार्जिन होगा, बट हम लोग जब अभी देख रहे हैं अर्निंग्स तो थोड़ा बहुत डिसलरेशन है, बट थैंकफुली हमारे कंट्री में उतना ज्यादा डिसलरेशन नहीं है जितना काफी सारे दूसरे कंट्रीज में है। और उसका एक रीजन है कि एक तो एक्सपोर्ट्स हमारा बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ पे स्लो डाउन ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स जस्ट 16-17% ऑफ जीडीपी। दूसरा ये है कि हमारे काफी सारे सेक्टर्स थे और इकोनॉमी जनरली हमारा पेन में से जा चुका है। लास्ट अगर 5-7 साल देखो आप, 2013-14 के बाद में कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स और बैंक बैलेंस शीट्स बहुत पेन में थे, तो वो लोग पेन से बाहर आ रहे हैं। इसलिए बैंक्स कंप्लीटली अच्छे शेप में है, उनमें अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, उनमें एनपीएस कम है, उनमें ग्रोथ ज्यादा है। तो एक बड़ा सेक्टर है इकोनॉमी का जो बहुत अच्छा कर रहा है, कॉर्पोरेट्स के बैलेंस शीट्स अच्छे हैं। तीसरा ये है कि कुछ सेक्टर्स है जैसे रियल एस्टेट या ऑटो, जो बड़े सेक्टर्स है, बड़े कंजम्पशन सेक्टर्स है, यहाँ पे भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है लास्ट 5-7 साल में। इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मार्केट की। तो इकोनॉमी में वो कंसोलिडेशन हो चुका है, तो वो सेक्टर्स भी धीरे धीरे करके रिवर्स आ रहे हैं। तो अगर आप ट्रेंड देखो तो वाइल देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ अर्निंग्स डाउनग्रेड्स इन नियर टर्म, डायरेक्शनली इंडिया में ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस साइकिल में हो, आप इकोनॉमिक साइकिल में हो, आप क्रेडिट ग्रोथ साइकिल में हो, आप एक नए इन्वेस्टमेंट साइकिल में हो। और जबकि जो कि इलेक्शन भी है तो गवर्नमेंट भी थोड़ा पुश देगा ग्रोथ पे, दोनों में, अर्बन में भी और रूरल में, अर्बन इंफ्रा में भी और रूरल में भी। तो ये सब फैक्टर्स जब आप कंबाइन कर रहे हो तो नियर टर्म में आप जैसे बोल रहे हो कि इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल एस्पेक्ट्स का आपके ग्रोथ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, शायद 2-3-4 क्वार्टर के लिए। बट जब आप थोड़ा सा लंबा पीरियड का सोचते हो, और इक्विटी के लिए थोड़ा सा लंबा पीरियड का सोचना चाहिए, जब आप 3 साल के लिए सोचोगे तो आप एक परफेक्ट सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके बैलेंस शीट्स एकदम क्लीन है और आपके बड़े सेक्टर्स जो है, हाउसिंग जैसा या कंजम्पशन जैसा बहुत रेजिलिएंट है, बैंकिंग जो एकदम रेजिलिएंट है, तो वो सब सेक्टर्स धीरे धीरे करके रिवाइव हो रहे हैं। और ये साइकिल टिपिकली जल्दी से ब्रेक नहीं होता है अनलेस एंटिल कोई बड़ा इवेंट हो जाए, मैक्रो इवेंट। तो ये डायरेक्शन इज वेरी वेरी क्लियर कि आपका अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट 3-5 साल के लिए आएगा। और अगर अर्निंग्स 3-5 साल के लिए डबल डिजिट आएगा तो आपका रिटर्न भी कमेंसरेट होगा। ये हमारा एक मीडियम टर्म व्यू है। नियर टर्म में यू आर राइट, देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन अर्निंग्स। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम ग्लोबल इकॉनमी का इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर पर कैसे पड़ रहा है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पर पड़ रहा है, जो धीमापन और जो दिक्कतें हैं वो कितनी गहरा सकती हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो उसमें एक्चुअली एक तो पहला एक्सपोर्ट्स में ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आएगा, बट इंडिया में रिलेटिवली इम्पैक्ट कम आता है, जो मैंने आपको इनिशियली भी बोला, क्योंकि आपका सिर्फ 17% जीडीपी एक्सपोर्ट्स, सॉरी एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो एक। सो हम लोग उतना हेवी एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, एक। सेकंड, हमारे सर्विसेज बड़ा सेक्टर है, जैसे आईटी और बाकी जो सर्विसेज है वो बड़ा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट्स का, तो वो भी जनरली रिलेटिवली ज्यादा रेजिलिएंट रहती है। हैविंग सेड दैट, अगर आप अलग अलग चीजें देखो तो एक तो मंथली जो एक्सपोर्ट नंबर है उसमें पेन धीरे धीरे करके दिखाई दे रहा है। वो पेन सबसे ज्यादा इनिशियली कमोडिटी ओरिएंटेड सेक्टर्स में आया, क्योंकि वहां पे प्राइसेस कम हुई तो उसका सीधा इम्पैक्ट आप पे आता है। तो वो सेक्टर्स पे आया, जैसे डिमांड ग्लोबली कम हुआ, या इंक्रीमेंटली रिसेशन एक्सपेक्टेड है, या यूरोप में वॉर चल रहा है इसलिए डिमांड थोड़ा सा प्रेशर में है, तो आपको कमोडिटी सेक्टर में प्रेशर दिखा। दूसरा है आईटी, बड़ा सेक्टर है जहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज का ग्रोथ कैसा आता है उस पे आईटी कंपनीज का ग्रोथ कैसा आना है वो बेसिस करता है, इसलिए वहां पे भी ग्रेजुअली थोड़ा सा मॉडरेशन आ रहा है। बट सिंस आईटी सर्विसेज अगेन एंड नॉट प्रोडक्ट्स, उतना पेन एक्सेंचुएटेड नहीं है, बट धीरे धीरे करके वहां पे पेन आ रहा है। आपका केमिकल, आपका इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, अक्रॉस द बोर्ड, आपका इवन फूड एक्सपोर्ट्स, सभी जगह पे आपको वो एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा पेन दिख रहा है। बट एट एग्रीगेट लेवल फॉर इंडिया, एज आई सेड, इट इज अ स्मॉलर कंपोनेंट, सो इट विल नॉट हर्ट अस मोर अनलेस आपका एक्सपोर्ट स्लो होता रहे और ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाए तो आपको कैड में प्रेशर आएगा।
शिदता मेरे ख्याल से एक रुपी पर हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि करेंसी की कमज़ोरी क्या आपके मुताबिक हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी की एक वजह बन सकती है? अगर मैं पहली छमाही की ही मैं बात करूं, जहां पर कमज़ोरी थोड़ी सी ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है, इससे हमें कैसे निपटना चाहिए और इनफैक्ट इससे हमारे पर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? क्या ये मूड स्पॉइलर हो सकता है हमारे लिए? जो जो हमारा अनुमान है इस समय वो ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल और इन्फ्लेशन साइकिल डेवलप मार्केट में पीक हो गया है, जो इनडायरेक्टली टेक्निकली आपके करेंसी पे प्रेशर डालता है। तो वो रिवर्सल एट सम पॉइंट इन टाइम इन नेक्स्ट 3-6 मंथ्स विल स्टार्ट। सो आपका जो मेजर प्रेशर आपके करेंसी पे आपने देखा लास्ट 6 महीने में या 12 महीने में, वो 2 रीजन के लिए हुआ था। एक, यूएस इंटरेस्ट रेट टाइटन कर रहा था, और अगर वो इंटरेस्ट रेट टाइटन करे तो आपका डॉलर फ्लो आउट आउट होता है और उसके लिए आपकी करेंसी पे प्रेशर आता है। दूसरा ये कि आपका एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा था और वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को इम्पैक्ट कर रहा था, और जब करंट अकाउंट बढ़ता है तो भी आपकी करेंसी पे प्रेशर आता है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट स्लो हो रहा है और आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है, या इंपोर्ट स्टेडी है और एनर्जी प्राइसेस ऊपर है, तो आपके कैड पे प्रेशर आता है। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से आपकी करेंसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैं जब ये दोनों चीज़ों पे देखता हूँ नेक्स्ट 1 साल के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट पीक करेंसी प्रेशर देख लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि करेंसी एप्रिशिएट होगा, बट ऐसा लग रहा है कि जो करेंसी 76-77 रुपीज से 82-83 रुपीज चला गया है लास्ट 1 साल में, आई थिंक 10-12% का कुछ डिप्रिसिएशन हुआ है, उतना पेस पे डिप्रिसिएशन नहीं होगा इंक्रीमेंटली। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर इन्फ्लेशन यूएस में जोर से कम हो जाए और अपना कैड जो प्रोजेक्टेड है कि 3% या 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 23, to probably it will fall to about 2%, 2 to 2.5% in financial year 24। अगर ये दोनों चीजें कंबाइन तरीके से ग्रेजुअली हो जाए, जो कि हमारा भी अनुमान है कि ग्रेजुअली होगा अगले 1 साल में, तो आपका करेंसी का प्रेशर काफी कम हो जाना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि करेंसी विल बी इन बिटवीन 81 to 80 to 82 rupees over next probably a year or so, based on these factors of course। बिल्कुल। अब ऐसे में जब हम मौजूदा स्थिति में अगर एसेट एलोकेशन की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि अभी जो आंकड़े आए थे उसमें हमने देखा कि मल्टी एसेट फंड्स में भी लोगों का जो निवेश है ना वो काफ़ी बड़ा है, और ऐसे में सोना चमकता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ तक निवेशकों के इंटरेस्ट की बात है, रुझान की बात है। हमने देखा कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन अभी पिछले साल तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया सोना, लेकिन ऐसे बहुत एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद यहाँ पर अगर हम देखें तो सोना जो लास्ट 6 मंथ्स हैं, जो आपने भी कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग रह सकते हैं, उसमें सोने के चमकने की ज़्यादा गुंजाइश है। जनरली सोना स्टैगफ्लेशन के इन्वायरमेंट में अच्छा करता है। हम उस टाइप की थोड़े इन्वायरमेंट में है, बट सोना हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आई विल रिस्ट्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन गोल्ड एक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़ा सा हम ग्लोबल माहौल को समझना चाहते हैं, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो ब्याज दरें, आपको लगता है कि अब इसी गति से आगे बढ़ेंगे, या आपको लगता है कि थोड़ा सा पेस कम करने की ज़रूरत है? ग्रोथ एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे लिए बन गया है। फिस्कल डेफिसिट और कमज़ोर रुपये तो मेरे ख्याल से इससे जूझना ही पड़ेगा, लेकिन जो ब्याज दरें बढ़ाने की गति है, अब इसमें क्या और धीमापन आना चाहिए? ऑब्वियसली काफ़ी कुछ ग्लोबली जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी डेटा पर भी निर्भर करता है, लेकिन भारत के लिहाज से क्योंकि हम अपने आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर फिलहाल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं बढ़ती ब्याज दरें इस माहौल को और ख़राब ना कर दे, तो क्या अब जो गति है उसमें और धीमापन लाने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली और डोमेस्टिकली दोनों जगह ये जो पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी जगह पे जैसे जैसे आपका बेसिकली ग्रोथ मॉडरेट हो रहा है, आपका जैसे जैसे एनर्जी प्राइसेस मॉडरेट हो रहा है, और जैसे जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक्चुअली प्रॉपर शेप में आ रही है, तो आपका इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो रहा है, और जैसे जैसे वो इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होगा, आपको उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो फोकस था लास्ट 1 साल में सेंट्रल बैंकर्स का ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी, कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वहां से धीरे धीरे करके वो फोकस न्यूट्रलिश हो जाएगा पहले तो, कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो करना ही है, बट ग्रोथ को ज्यादा सफर नहीं करने देना है, और उसके बाद में प्रॉब्ली थर्ड लेग वुड भी कि ग्रोथ पे फोकस करना है। तो हमें लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे सेकंड फेज में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों भी चीजों पे
फोकस सेंट्रल बैंकर्स का शुरू हो जाएगा डोमेस्टिकली भी, और वो जैसे जैसे फोकस शुरू हो जाएगा वैसे वैसे इंक्रीमेंटल जो पेस है इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस का उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे भी इंडिया में आपका इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट ईयर के लिए वो अराउंड 5 से 5.5% है, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत अभी तक तो नहीं लग रही है, अनलेस एंड अनटिल की इंक्रीमेंटल डेटा, जैसे आपने भी बोला कि ये तो सब चीजें इंक्रीमेंटल डेटा पे भी निर्भर करती है, बट अगर इंक्रीमेंटली डेटा एनर्जी प्राइसेस पे बहुत खराब आया इंडिया के लिए तो फिर प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि आपका ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 छोटे छोटे इंटरेस्ट रेट हाइक्स आप अभी देखोगे, उसके बाद में वो पीक हो गया है एटलीस्ट फॉर द टाइम में। तो अब तक जो मैं बात से समझ पा रही हूँ 2023 बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार रहने वाला है। तो अब ऐसे में वैसे तो हम कहते हैं कि निवेशकों को अगर समझ नहीं है तो सेक्टर फंड से दूर रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये साल काफ़ी सेक्टर स्पेसिफिक रहने का अनुमान है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा दांव सेक्टर स्पेसिफिक भी खेला जा सकता है? जो सेक्टर आपको समझ में आता है शायद उसमें आप निवेश कर सकते हैं। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी सारा फोकस असेट एलोकेशन पे, इक्विटी एलोकेशन पे लगाना चाहिए, ना कि मैं इस साल क्या इंक्रीमेंटल रिटर्न्स कैप्चर कर सकता हूँ कुछ करके। क्या कोई कर सकता है? यस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज टू कैप्चर एडिशनल रिटर्न्स, बट वो जनरली उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए बेसिकली इस स्पेस का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जो जनरल इन्वेस्टर्स है, जो जनरल ऑडियंस है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो इस ये उनका कोर बेसिकली बिजनेस नहीं है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कहीं पे भी लगाए, फ्लेक्सी कैप में लगाए, या इवन कुछ सेक्टरल फंड्स भी जो ब्रॉडर सेक्टरल फंड्स है वहीं पे भी लगाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्री दत्ता, आपने समय निकाला इतनी बारीकी से 2023 का विश्लेषण किया, दर्शकों को, निवेशकों को पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव उन्हें करने चाहिए और कहाँ दूर रहना चाहिए, कहाँ निवेश बढ़ाना चाहिए, तमाम बारीकियों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।